गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी क्लास 12 की सीरीज की 14वीं क्लास है। क्लास नंबर क्या है आपकी? 14। यहाँ पर आज लास्ट क्लास एक पार्टनरशिप की साझेदारी की आपके फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास में आज हम जो बचा हुआ अपना पोर्शन है वो देखेंगे। और दो क्वेश्चन है, एक पिछली स्लाइड से रिलेटेड थे, छूट गए थे, उनको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। देखें यहाँ पर, तो आज हमारे पास क्या दिया हुआ है, हेडिंग देखेंगे। यहाँ पर क्या है? गुप्त ख्याति, या फिर हम इसको बोल सकते हैं या छिपी हुई ख्याति। अभी देखो, हमने ख्याति के बारे में बात किया और कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं ये देखा, किस तरीके से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। हमने औसत लाभ विधि देखी, अधिलाभ विधि देखी, पूंजीकरण विधि देखी। पूंजीकरण विधि में भी हमने औसत लाभों का पूंजीकरण किया है और अधिलाभों का भी पूंजीकरण किया हुआ है। अब यहां पर हम एक और चीज देखते हैं, गुप्त ख्याति, या फिर हम इसको बोलेंगे छिपी हुई ख्याति। मतलब जो ख्याति उसके दी है, हमें समझ में नहीं आता हम उसको कैसे निकालेंगे छिपी हुई ख्याति को व्यापार में। तो पहले हम देख लेते हैं छिपी हुई ख्याति क्या है। तो प्रायः नए साझेदार के प्रवेश पर अन्य विधि के रूप में गुप्त ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो अन्य विधि के रूप में हम गुप्त ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। कैसे? इसमें नए साझेदार द्वारा दी गई पूंजी उसके लाभ के भाग से तुलना करके फर्म की संपूर्ण काल्पनिक पूंजी ज्ञात की जाती है। उन्होंने बोला नया साझेदार व्यापार में जब आता है तो कुछ पैसा देता है व्यापार में पूंजी के रूप में, तो उसकी जो पूंजी है उसकी तुलना उसको दिए जाने वाले लाभ से करते हैं और हम एक काल्पनिक पूंजी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? काल्पनिक पूंजी। अभी अपन इसको प्रैक्टिकल में भी करेंगे, एक एग्जाम्पल लिया हमने। तो क्या करते हैं, उन्होंने बोला एक काल्पनिक पूंजी निकाली जाती है, ज्ञात की जाती है। यदि यह काल्पनिक पूंजी वास्तविक पूंजी से अधिक है, उन्होंने बोला जो एक काल्पनिक पूंजी हमने निकाली है वो वास्तविक पूंजी से यदि ज्यादा होती है तो अंतर की राशि गुप्त ख्याति कहलाती है। उन्होंने बोला अंतर की राशि क्या कहलाएगी? आपकी गुप्त ख्याति कहलाएगी। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस गुप्त ख्याति को समझने का प्रयास करते हैं, है ना, कि कैसे गुप्त ख्याति हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आपकी शिवलाल की बुक जो है इसमें गुप्त ख्याति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है। अब जो हम आपको गुप्त ख्याति के बारे में, ख्याति के बारे में बता रहे हैं, वो क्या है, आपका एडिशनल चीजें कि कभी पेपर में आ गई या फिर हमें ये पता होना चाहिए। ऐसी और भी कुछ एडिशनल चीजें हम आपके एग्जाम के टाइम पर भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर अभी हम देखते हैं जो हमारे पास है। तो क्या है क्वेश्चन में, देखेंगे। ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है। क्या है? मीनल, मनीषा, क्या है, मनीषा एवं काजल साझेदारी व्यापार प्रारंभ करते हैं। तीन साझेदार हैं, मीनल है, मनीषा है और काजल है। व्यापार प्रारंभ करते हैं साझेदारी। उनकी पूंजी क्रमशः 50, 40 और 40,000 रुपए है। कितनी पूंजी है? 50,000, 40,000 और 40,000। उन्होंने क्या किया, वे सिमरन को फर्म में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। तीन तो वो लोग थे ही पहले से, मीनल, मनीषा और काजल। उन्होंने क्या किया, फर्म में एक साझेदार और सिमरन को प्रवेश दिया और कहा कि हम आपको 1/4 भाग लाभ का देंगे और जो पूंजी के 50,000 रुपए देती है। और नया साझेदार मतलब सिमरन जो व्यापार में आ रही है वो पूंजी के रूप में कितना पैसा दे रही है? 50,000 रुपए। उसकी पूंजी कितनी है? 50,000। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना? फर्म की ख्याति की गणना करना है। यहां पर अब हमें ये बताया नहीं है कि पिछले वर्षों के लाभ नहीं दिए हैं, ना ही पूंजी पर सामान्य आय की दर दी है, ना ही कोई विधि बताई है कि किस विधि से करना है। तो यहां पर हम ख्याति की गणना कौन सी कर रहे हैं? छिपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति की गणना कर रहे हैं। तो कैसे करना वो देखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम गुप्त ख्याति की गणना।
गुप्त ख्याति की गणना। अब जब हम गुप्त ख्याति की गणना करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमने पढ़ा है कि जब हम गुप्त ख्याति की गणना करते हैं तो नए साझेदार को दिए गए भाग की तुलना उसकी पूंजी से की जाती है और हम काल्पनिक पूंजी ज्ञात करते हैं। कैसे? जैसे नया साझेदार कौन है? सिमरन। नया साझेदार कौन है? सिमरन। ठीक है, तो नया साझेदार सिमरन का भाग कितना है? 1/4। ने बोला कि जो नया साझेदार सिमरन साझेदारी फर्म में प्रवेश कर रही है उसको हम लाभ में हिस्सा कितना देंगे? 1/4। देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है कि उसको फर्म में कितना भाग मिलेगा? 1/4 मिलेगा। और पूंजी कितनी दे रही है सिमरन? 50,000। तो यहां पर सिमरन की पूंजी पूंजी सिमरन की पूंजी कितनी है? 50,000। सिमरन पूंजी के रूप में 50,000 रुपए दे रही है। अब सिमरन हमें 50,000 रुपए पूंजी के रूप में दे रही है, उसको लाभ का भाग कितना मिल रहा है? 1/4। हम इन दोनों की तुलना करेंगे। कैसी तुलना करेंगे? देखना, उसको लाभ में कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/4। पूंजी कितनी दे रही? 50,000। इसका मतलब ये है कि जो 50,000 है वो 1/4 के बराबर है, या फिर 1/4 बराबर कितना है? 50,000। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों की तुलना करना है तो हम ऐसा लिखेंगे, जबकि 1/4 भाग की पूंजी बराबर 50,000। मतलब सिमरन को जब फर्म में 1/4 भाग मिल रहा है तब उसकी पूंजी कितनी है? 50,000। इसलिए कुल पूंजी बराबर, लिए कुल पूंजी बराबर, और कुल पूंजी क्या कहलाएगी? 1 भाग। ठीक है, तो हम कुल पूंजी निकालेंगे कैसे? देखना, जब 1/4 बराबर के साइड जाएगा तो संख्या क्या होगी? पलट जाती है। तो यहां पर हम लेंगे 50,000 और गुणा कर देंगे हम 4/1 का। 1/4 पलट जाएगी तो वहां क्या हो जाएगा? 4/1। एक का लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको समझाने के लिए कि संख्या जब वहां जाती है तो क्या होती है? पलट जाती है। क्योंकि हमें मालूम है कि हर संख्या के बटे में यदि किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो एक होता ही है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इस 4 का गुणा किस में करेंगे? 5 में, मतलब 50,000 में। तो क्या आ जाएगी आपकी? 5 को 20, 2 लाख रुपए। ठीक है, फर्म की कुल पूंजी कितनी कहलानी? ये आ गई आपकी फर्म की कुल पूंजी 2 लाख रुपए। कुल पूंजी से मतलब जो हमारे 4 साझेदार हैं, मीनल, मनीषा, काजल और चौथा कौन? सिमरन, इनकी पूंजी जो है वो कितनी है चारों की मिला के? 2 लाख रुपए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? मनीष, मीनल, यहां पर क्या है आपका? मीनल। पहले मीनल की लिख लेंगे हम। मीनल की पूंजी मीनल की पूंजी कितनी दी हुई है सवाल में? ये दिया हुआ है 50,000। ठीक है, मीनल की पूंजी कितनी दी है? 50,000। तो यहां लिख देंगे 50,000 रुपए। मनीषा की पूंजी मनीषा की पूंजी कितनी दी है? 40,000 रुपए। काजल की पूंजी कितनी दी है? 40,000 रुपए। तीनों की जो पूंजी है, मीनल, मनीषा और काजल, इन तीनों का टोटल कितना है? 1,30,000 रुपए। एक और आ गई अभी तो, है ना? एक और कौन है? उसकी भी लिख लेते अपन। नया साझेदार है ना,
का नाम क्या है? सिमरन। सिमरन की पूंजी। सिमरन ने अपनी पूंजी के लिए कितना पैसा दिया हुआ है? 50। सिमरन ने कितना दिया है? ये देखो, ये लिखा है 1/4 भाग के लिए कितना दिया? 50,000। अब हमारे 4 साझेदार हैं और चारों साझेदारों की पूंजी कितनी हो गई? 1,80,000। कितनी आ गई पूंजी? 1,80,000। तो देखो, 4 साझेदार और चारों की कुल पूंजी है 1,80,000। और जबकि यहां पर जब हमने काल्पनिक पूंजी निकाली लाभ के भाग से तुलना कर कर, तब हमारी कुल पूंजी कितनी आई? 2 लाख। तो यहां पर कुछ डिफरेंस जो आ रहा है, उस डिफरेंस ही को हम बोलते हैं काल्पनिक गुप्त पूंजी ख्याति या फिर छिपी हुई ख्याति। जो अंतर आ रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? छिपी हुई ख्याति। तो यहां पर हम निकाल लेंगे। छिपी या गुप्त ख्याति। ठीक? तो क्या है यहां पर देखेंगे, कैसे निकालेंगे हम? काल्पनिक पूंजी क्या लिखेंगे? काल्पनिक पूंजी माइनस वास्तविक पूंजी। काल्पनिक पूंजी में से हम क्या माइनस करेंगे? वास्तविक पूंजी। तो काल्पनिक पूंजी कितनी है आपकी? ये वाली 2 लाख। और वास्तविक पूंजी कितनी है चारों साझेदारों की? 1,80,000। यहां पर माइनस करेंगे हम 1,80,000। तो कितने का अंतर है? 20,000। यही 20,000 रुपए जो है ये आपकी कहलाने क्या? छिपी हुई या गुप्त ख्याति। ठीक है, 20,000। चल, तो आगे हम देखते हैं यहां पर जैसा हमने किया हुआ है ना, काल्पनिक। तो देखो यहां पर क्या है आपके पास, इनका जो अंतर होता है काल्पनिक पूंजी और वास्तविक पूंजी का, वही आपकी गुप्त ख्याति कहलाती है। तो एक नया पॉइंट था इसलिए हमने आपको बता दिया। इसके आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखें, तो साझेदारी व्यापार से संबंधित कुछ उपयोगी प्रविष्टियां, जर्नल प्रविष्टियां, क्या दिया हुआ है? उपयोगी प्रविष्टियां। ठीक है, साझेदारी व्यापार में प्रविष्टियां भी की जाती हैं। तो कौन कौन सी प्रविष्टियां होती वो हम यहां पर देखेंगे। क्या क्या प्रविष्टियां होती हैं? कभी कभी सवाल में प्रविष्टि करने के लिए भी आ जाता है, तो पहले हमें प्रविष्टि पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी हैं, कैसे वो प्रविष्टि की जाती हैं, उसके बाद ही हम उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग आपके सवाल पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 सवाल जो बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं और यहाँ पर आपकी प्रविष्टियों का पोर्शन भी हम देख लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, साझेदार द्वारा पूंजी लाने पर, है ना, जब कोई साझेदार फर्म में साझेदारी स्टार्ट करते हैं तो साझेदार सभी क्या मिलाते हैं? पैसा मिलाते हैं व्यापार शुरू करने के लिए। वो क्या कहलाती है? पूंजी। जब साझेदार फर्म में पूंजी लाते हैं तो इसके लिए प्रविष्टि क्या करते हैं? रोकड़ खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से। क्या होगी? रोकड़ खाता डेबिट साझेदारों की पूंजी खाते, पहली प्रविष्टि। दूसरा, यदि साझेदारों को पूंजी पर साझेदारी संलेख के अनुसार ब्याज दिया जाना है, साझेदारों को क्या करना है? साझेदारी संलेख के अनुसार यदि ब्याज दिया जाना है तो हम ब्याज की प्रविष्टि करेंगे, मतलब पूंजी पर ब्याज की प्रविष्टि। तो क्या होती है? पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट
साझेदारों के पूंजी खाते से, ये होगी प्रविष्टि। पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, ठीक। दूसरी प्रविष्टि ये होगी। ये प्रविष्टि आपको क्या करना है, याद करना है, ये चीजें आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। दूसरा देखेंगे यहां पर अगली प्रविष्टि क्या लिखी हुई है, पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते से या खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में अंतरित करने पर। आप देखें ध्यान से, जब आपने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया, ऐसे बनाते थे, लाभ हानि नियोजन खाता, ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो जब आपने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया, इतनी सारी आपने क्लासेस की, वहां पर इतने सारे हमने सवाल किए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया, तो पूंजी पर ब्याज हम कहां लिखते थे, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में, यहां पर लिखते थे आप पूंजी पर ब्याज, ठीक है। और आपने 11वीं क्लास में सीखा है, यदि किसी खाते की डेबिट में कोई दूसरा खाता लिखा है तो वो क्रेडिट कहलाता है, और जिस खाते की डेबिट में लिखा है तो वो क्या कहलाता है, डेबिट। तो देखो, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में क्या लिखा, पूंजी खाता, पूंजी पर ब्याज का, तो यहां पर एंट्री क्या होगी, लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट और पूंजी पर ब्याज खाते से, ये लिखे एंट्री। देखो क्या लिखा, लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट और पूंजी पर ब्याज खाते से, ये आपकी एंट्री होगी, ठीक है। जो चीज लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में लिखी है वो क्या होंगी, क्रेडिट, और जो चीज लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लिखी है वो क्या हो जाएंगी, डेबिट, ठीक है। आगे देखेंगे पर आहरण करने पर, आहरण करने पर क्या होगा, जब साझेदार फर्म से अपनी निजी प्रयोग हेतु व्यापार से रोकड़ या माल निकालते हैं तो वो आहरण कहलाता है। तो जब साझेदार आहरण करते हैं तो उनकी पूंजी क्या होती, कम हो जाती है, हम आहरण को पूंजी में से घटाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, यदि पूंजी को हमें कम करना है तो डेबिट कर दो, और पूंजी को बढ़ाना है तो क्या कर दो, क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट और रोकड़ खाते से, यदि पैसा नगद निकाल लिया तो क्या आएगा, साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट, रोकड़ खाते से, ये एंट्री होगी आपकी। जो पॉइंट लगा है, से का मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है। यहां पर भी पॉइंट है, से के बाद यहां पर भी पॉइंट है। अब देखो अगला, आहरण पर ब्याज लगाने पर। अब आहरण पर ब्याज लगाना है तो आप बताएं, आहरण पर ब्याज लगाने की एंट्री क्या करेंगे अपन, आहरण पर ब्याज साझेदार की पूंजी में से घटाया जाता है। जैसे हम आहरण को पूंजी में से घटाते हैं, वैसे ही आहरण पर ब्याज भी साझेदारों की पूंजी में से घटाते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट और आहरण पर ब्याज खाते से, ठीक है। पहली एंट्री तो ये होगी। इसकी एक एंट्री और होगी, आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन नियोजन खाते में हस्तांतरित या स्थानांतरित करने पर। तो आहरण पर जो ब्याज होता है उसको लाभ हानि खाते में हम क्या करते हैं, अंतरित, ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर आहरण पर ब्याज हम कहां लिखते हैं, लाभ हानि खाते के क्रेडिट में, लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में आहरण पर ब्याज। तो अब भी हमने आपको बताया है, जो चीज लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखी है वो क्या कहलानी, डेबिट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, आहरण पर ब्याज खाता डेबिट लाभ हानि नियोजन खाते से, ये एंट्री होने वाली। तो देखो यहां पर ये लिखा है, आहरण पर ब्याज खाता डेबिट लाभ हानि नियोजन खाते से, एंट्री आपकी हो गई, ठीक है। अब अगली अगली एंट्री क्या है, ऋण पर ब्याज। यदि साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है कि साझेदारों को ऋण पर ब्याज देना है तो ऋण पर ब्याज की एंट्री हम करेंगे, ठीक। तो ऋण पर ब्याज आपने देखा है कि साझेदारों को ऋण पर ब्याज हम कहां देते थे, लाभ हानि नियोजन खाते की डेबिट में लिखते थे। यहां पर ऋण पर ब्याज कहां लिखते थे, लाभ हानि खाते के, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में ऋण पर ब्याज। तो अब भी हमने आपको बताया, लाभ हानि नियोजन खाते की जो चीज डेबिट में लिखी है वो क्या कहलानी, क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी,
लाभ हानि, अभी तो ये ट्रांसफर करने वाली, पहले हम ब्याज की लगा लें, है ना। पहले ब्याज की क्या एंट्री होगी, ऋण पर ब्याज खाता डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, हानि है, खर्च है फर्म का। तो ऋण पर ब्याज खाता डेबिट और साझेदार के ऋण खाते से, ठीक है, क्योंकि ऋण जो है वो दायित्व है और दायित्व जितने होते वो सब क्रेडिट। ऋण पर ब्याज फर्म के लिए खर्च है, जितने भी खर्च होते हैं वो सब क्या होते हैं, डेबिट। तो ऋण पर ब्याज खाता डेबिट साझेदार के ऋण खाते से, ये तो हो गई एंट्री ऋण पर ब्याज की। अब ऋण पर ब्याज भी हम ट्रांसफर करेंगे लाभ हानि नियोजन खाते में, तो क्या होगी एंट्री, देखो हमने ये बताया ना अभी, ऋण पर ब्याज कहां लिखा है, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में। इसका मतलब ऋण पर ब्याज क्रेडिट है और लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट और ऋण पर ब्याज खाते से, ऋण पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते में स्थानांतरित करने पर ये एंट्री आपकी होगी। अगला पॉइंट देखेंगे, साझेदारों को पारिश्रमिक, वेतन, बोनस, कमीशन देने पर, मतलब साझेदारों को जो हम पारिश्रमिक देते हैं, चाहे वेतन दें, बोनस दें, कमीशन दें, कोई भी दें, उसके लिए एक ही प्रविष्टि होगी। ठीक, क्या होगी, साझेदारों का पारिश्रमिक खाता डेबिट। हमने अभी बताया आपके लिए कि जो खर्च हैं वो सब क्या होंगे, डेबिट। पारिश्रमिक में वेतन भी हो सकता, बोनस भी हो सकता, कमीशन भी। जैसे वेतन है तो साझेदारों का वेतन खाता डेबिट और साझेदारों के पूंजी खाते से। ठीक, क्यों पूंजी खाते से, क्यों, क्योंकि जो साझेदारों को वेतन या बोनस या कमीशन देना है वो हम उसकी पूंजी में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, क्रेडिट, हमें साझेदारों को देना है और जो देना है वो हमारा दायित्व है, जो दायित्व होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्रेडिट। तो हम कहाँ लिखेंगे, साझेदारों का पारिश्रमिक खाता डेबिट, मतलब वेतन या ब्याज या कमीशन खाता डेबिट, और साझेदारों के पूंजी खाते से जो वेतन, ब्याज या कमीशन है वो हम कहाँ जोड़ देंगे, उनके पूंजी खाते में। पूंजी में जोड़ना है इसलिए पूंजी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट, पारिश्रमिक लाभ हानि नियोजन खाते में स्थानांतरित करने पर। तो आपने देखा कि जब हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया तो हमने यहां पर लिखा ए का वेतन या ए को वेतन, कहां लिखते थे, खर्च है तो डेबिट में, लाभ हानि नियोजन खाते की कहां लिखते हैं हम, डेबिट में। तो यहां पर देखो लिखा है लाभ हानि नियोजन खाते की डेबिट में ए को वेतन, मतलब जो वेतन है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। लाभ हानि नियोजन खाता जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और साझेदार का पारिश्रमिक क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री देखो क्या होगी, लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट और साझेदार के पारिश्रमिक खाते से, मतलब साझेदार के वेतन खाते से या साझेदार के कमीशन खाते से या फिर साझेदार के बोनस खाते से, जो भी हो उसका नाम हम लिख देंगे पारिश्रमिक का। अब लाभ का वितरण, ठीक, यहां पर फिर से वापस आते हैं, यदि लाभ होता है लाभ हानि नियोजन खाते से तो उसको हम कहां लिखते थे, डेबिट में, लाभ ऐसा डैश करके ए बी सी टोटल करके यहां लिख देते थे, ऐसे ही लिखते थे ना, ऐसे ही किया हमने सभी सवाल। तो इसका मतलब क्या है, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में क्या लिखा, ए बी सी, तो लाभ हानि ये सब क्या होंगे, क्रेडिट। एक्चुअल में ए बी सी क्रेडिट नहीं होते, ए का पूंजी खाता, बी का पूंजी खाता और सी का पूंजी खाता, मतलब साझेदारों की पूंजी खाता क्रेडिट होते हैं। हमें लाभ देना है तो हम कहां लिखेंगे, साझेदारों की पूंजी खाते के क्रेडिट में। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, एंट्री हम क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से, क्योंकि हमें साझेदारों को पूंजी लाभ का भाग देना है इसलिए पूंजी खाते के क्रेडिट में। और यदि मान लो लाभ हानि नियोजन से हानि होती तो हमें साझेदारों से लेना है पैसा। ठीक, यदि साझेदारों से पैसा लेना है तो पूंजी खाते के कहां लिखते हैं, डेबिट में, और हानि जो होती है तो हम उसको कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, यहां लिखते हैं हानि। हानि कहां लिखते हैं, यहां पर। हानि डैश करके क्या लिख देते, ए बी सी, अमाउंट यहां लिख देंगे, मतलब क्रेडिट में लिखा तो ये सब क्या होंगे, डेबिट। तो साझेदार डेबिट नहीं होती, साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट होते हैं, क्योंकि उनसे पैसा लेना हमारे लिए।
तो हम क्या करेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट और लाभ हानि नियोजन खाते से हानि, ठीक है, हानि का वितरण करने पर, तो साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट, लाभ हानि नियोजन खाते से। तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ प्रविष्टियां थी लाभ हानि नियोजन से संबंधित, जो हमें सवालों में कभी कभार पूछ ली जाती हैं, इसलिए हमने उसको आपको करा दी, बता दी। इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल भी रिवीजन में करेंगे। अभी हम क्या देखते हैं कि आज हमारे पास सवाल क्या है। ये सवाल 33वां सवाल जो है वो छूट गया था क्वेश्चन में, एक स्लाइड में था लेकिन वो हो नहीं पाया, स्लाइड में टाइम खत्म हो गया था, इसलिए अगली क्लास में हमने अगली स्लाइड लगाई जिससे वो छूट गया था। तो यहां पर हम उसको आज कवर कर लेते हैं, क्या है, किस चीज से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। अमित सुमित व समीक्षा 3-2-1 के अनुपात में लाभ का विभाजन साझेदार है। एक क्वेश्चन नंबर 33वां, ठीक है, 3 साझेदार हैं, अमित सुमित और समीक्षा, जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते। अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा को न्यूनतम लाभ 8,000 रुपए की गारंटी दी गई, मतलब गारंटी वाला सवाल। अमित और सुमित ने समीक्षा को गारंटी दी कि आपको कम से कम 8,000 रुपए तो मिलेंगे लाभ के। 31 मार्च 2018 को 36,000 रुपए था, लाभ कितना था वर्ष के अंत में, 36,000 रुपए। साझेदारों के बीच लाभ का वितरण कीजिए। अब हमें लाभ का वितरण करना है, किस तरीके से हम करेंगे, तो यहां पर हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, विवरण राशि, विवरण राशि, ठीक है। ये क्या है आपका लाभ हानि नियोजन खाता है। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में हम क्या लिखते थे, शेष, लाभ का शेष। तो यहां पर लिख देंगे क्रेडिट में शेष, नीचे लाए, कितना लाभ दिया है, 36,000, क्या लिखेंगे, शेष, नीचे लाए, लाभ कितना दिया, 36,000। अब देखो क्या बोला है, उनका लाभ 36,000 है, तो सवाल में ना तो ब्याज है ना वेतन, कुछ भी नहीं है, हम सीधा सिंपल है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट विभाजन करेंगे लाभ का। यहां लेंगे नंबर 1, 36,000 को हम लाभ हानि अनुपात, मतलब 3:2:1 बटे 3 2 5 और 1 6, और 6 छंग 36, 6 बार कट गया। 36,000 को हमने 3-2-1 में बांट दिया, तो कितनी बार 6 से कटा, 36, 6 छंग 36, 6 3 18, मतलब पहले वाले को कितना मिलना है, 18, 6 दूनी 12, दूसरे वाले को कितना मिलना है, 12, और 6 एकम 6, तीसरे वाले को कितना मिलना है, 4 रुपए। अमित, सुमित और समीक्षा, ये 3 साझेदार, इनको इतना इतना लाभ मिलना है। तो हमें किस पर फोकस करना है कि जो समीक्षा है उसका लाभ कितना है, 6,000 रुपए, और हमने गारंटी कितने की दी है, 8,000, मतलब कम मिल रहा है, तो कितना कम है हम वो निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे समीक्षा ना, तो 8,000 रुपए की गारंटी दी थी, माइनस प्राप्त कितना हो रहा है, 6,000 रुपए, तो कमी कितनी की आ गई, 2,000। जो कमी है वो कितनी है, 2,000 रुपए की कमी। अब क्या होता है, लाभ की गारंटी में जो व्यक्ति लाभ की गारंटी देता है हम उसके लाभ में से निकाल लेते हैं, ठीक। अब यहां पर 2 साझेदारों ने गारंटी दी है, अमित और सुमित ने, तो हम क्या करेंगे, 2,000 रुपए को अमित और सुमित से लाभ हानि अनुपात में लेंगे, या फिर जिस अनुपात में उन्होंने गारंटी दी है उस अनुपात में हम उनसे लेते हैं। तो यहां पर ये तो बता ही नहीं कि अमित और सुमित ने किस अनुपात में गारंटी दी है, तो फिर हम लाभ हानि अनुपात में उनसे कमी की राशि को लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम दूसरा पॉइंट, हम जो कमी है
2,000 रुपये, उसको हम अमित 2 और सुमित 3, सॉरी 3 और 2, 3:2 में बांट देंगे बटे 5। तो 5 चौको 20, 4 3 12 और 4 दूनी 8। मतलब अमित से 1200 लेंगे और सुमित से कितना लेंगे हम? 800 रुपये लेंगे। तो अमित का लाभ कम हो जाएगा 1200 से और सुमित का लाभ कम हो जाएगा 800 से। तो यहां माइनस करेंगे, 18,000 में से माइनस कर देंगे 1200 और 12,000 में से माइनस कर देंगे हम 800। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 16,800। यहाँ पर कितना बचेगा? 11,200। और समीक्षा में के में हम 2,000 रुपये जोड़ देंगे तो इनका कितना आ जाएगा? 8,000। हो गया बराबर, जितनी गारंटी दी थी उतना आ गया, लाभ 8,000 रुपये। यहां लिख देंगे हम डेबिट में लाभ डैश करके अमित, सुमित, समीक्षा। तो अमित को कितना मिलना है? 16,800 रुपये, सुमित को 11,200 रुपये और समीक्षा को कितना मिलना है? 8,000। टोटल कितना हो जाएगा इनका? 36,000। दोनों साइड का टोटल कर दो, कितना आएगा? 36,000 यहाँ पर और 36,000 ये दोनों साइड का टोटल हो गया 36। तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ। 33वां सवाल था, ये आपका कंप्लीट। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 34। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी इसके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है? अभय, सिद्धार्थ व कुसुम एक फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 का है। कुसुम को लाभ शेयर के रूप में 10,000 रुपये की गारंटी दी गई है। यदि कोई कमी आई तो इसे सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। मतलब गारंटी जो है वो सिर्फ एक साझेदार, कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने दी है गारंटी, एक साझेदार ने दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। 31 मार्च 2016-17 और 17-18 के अंत में, वर्ष के अंत में क्रमशः लाभ 40,000 और 60,000 रुपये था। तो हमें इस सवाल को दो कंडीशन में कर रहा है, एक तो 40,000 की कंडीशन में और एक 60,000 की कंडीशन में। हम दोनों कंडीशन में करेंगे। यहां पर लिख लेंगे जब लाभ कितना है, पहली कंडीशन में 40,000, लाभ हानि नियोजन खाता है। ठीक, तो पहले यहां पर विवरण राशि, विवरण राशि, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता, विवरण राशि, विवरण राशि बना ली। ये लेफ्ट हैंड साइड का डेबिट, एक क्रेडिट। सबसे पहले हम लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में क्या लिखते हैं? लाभ। तो यहां लिखेंगे क्रेडिट में शेष नीचे लाए कितना? 40,000। पहले साल का अपन कर रहे हैं 2016-17, कब का है? 16-17। अब 2016-17 का है, हम पहले लाभ बांट देते हैं। यहां पर 40,000 को इनके लाभ हानि अनुपात में, लाभ हानि अनुपात कितना दिया है? 5:3:2। यहां लिखेंगे 5:3:2 बटे, ठीक है, 5:3:2 में बांट देंगे। तो 5 3 8 और 2 10, 10 से हम भाग दे देंगे इसमें। 5 का गुणा कर दो, 5 को 20, 20,000, 4 3 12 और 4 दूनी 8। नाम क्या है इनके? अभय, सिद्धार्थ और कुसुम। तो हम इनको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ए मतलब अभय, एस मतलब सिद्धार्थ और के मतलब कुसुम। ऐसा हमने शॉर्ट में आपको लिख दिया। आपको पूरा नाम ही लिखना है,
अभय लिखना है, सिद्धार्थ लिखना है, कुसुम लिखना है। ठीक है, अब देखो, तो हमने कुसुम को गारंटी दी थी, कितने की गारंटी दी थी? इन्होंने बोला था कुसुम का शेयर लाभ शेयर के रूप में 10,000 रुपए की गारंटी, लेकिन यहां पर कुसुम को मिल कितने रहे हैं? 8,000 रुपए। गारंटी कितने की दी है? 10, मिल कितने रहे हैं? 8,000। तो हम निकालेंगे कितने कम पड़ रहे हैं, कमी निकाल लेते हैं। तो कुसुम गारंटी हमने कितने की दी है? 10,000, ये गारंटी, माइनस मिल कितना रहा है? 8,000, तो बचे कितने? 2,000 कम है, ये कहलाना कमी। देखो, यदि कमी है तभी हम निकालते हैं, कम पड़ मिल रहा है पैसा लाभ का, यदि तभी हम ये कमी निकालते हैं। यदि ज्यादा मिल रहा है तो फिर कुछ नहीं करेंगे हम, ज्यादा मिल रहा तो उसको दे देंगे। गारंटी का मतलब होता है कि इतना तो मिलेगा, इससे ज्यादा मिल जाए तो आपकी किस्मत, लेकिन कम नहीं मिलेगा। कम मिल रहा तो हम पूरा करेंगे जिसने गारंटी दी है। ठीक है, तो 2,000 रुपए की कमी है, गारंटी किसने दी थी? सिद्धार्थ ने। देखो ये लिखा हुआ है कि यदि कमी आती है तो उस कमी को कौन पूरा करेगा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। तो 2,000 रुपए की जो कमी है वो सिद्धार्थ में से, सिद्धार्थ के लाभ में से हम माइनस कर देंगे और कुसुम के लाभ में 2,000 रुपए जोड़ देंगे। तो इसका कितना बचेगा? 10, 12 में से 2 गए तो 10, और इसमें 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इनका लाभ आ जाएगा। लाभ हम यहां लिख देंगे, लाभानी नियोजन खाते के डेबिट में लाभ, नाम लिख देंगे अभय, सिद्धार्थ, कुसुम। तो लाभ कितना है यहां पर? अभय का 20,000, अभय का कितना? 20,000, सिद्धार्थ का 10,000, और कुसुम का भी कितना है? 10,000। टोटल कितना आ जाएगा? 40। दोनों साइड का टोटल बराबर कर दो, 40 है यहाँ का, तो 40। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 34वां क्वेश्चन जो कंप्लीट। अब शायद इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो, अब क्वेश्चन नहीं है। अब आपके जो है कुछ ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए, इन्हें ऑब्जेक्टिव जो आपकी बुक्स के ही हैं, हम इनको फिर भी समझ लेते हैं, एक बार इनका देख लेते हैं, इनको सॉल्व भी कर लेते हैं। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है पहली क्लास से आज की क्लास तक, सब कुछ अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा गया है। मतलब आप सब चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए, साझेदारी संलेख भी होना चाहिए, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम भी, जो चीज़ें हमने प्रैक्टिकल की हैं वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। उन्हीं सबसे मिलके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन होता है। मतलब साझेदारी संलेख नहीं बना है तो लाभ हानि को हम कैसे विभाजित करेंगे, कैसे बांटते हैं? तो हमने देखा है नियम, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होता है, बराबर बराबर होता है। तो देखेंगे कहां पर लिखा है? पूंजी अनुपात में नहीं, त्याग अनुपात में नहीं, समान अनुपात में। तो आंसर क्या आ जाएगा? समान अनुपात। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है? समान अनुपात में। दूसरा, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। इन्हें पूछा है कि फर्म के लिए आहरण पर ब्याज, मतलब फर्म जो आहरण पर ब्याज लेती, फर्म को क्या होता है? आहरण पर ब्याज मिलता है, और पूंजी पर ब्याज क्या होता है? देना पड़ता है। तो फर्म को जो आहरण पर ब्याज मिलता है वो लाभ होता है, फर्म के लिए क्या होता है? लाभ। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, व्यय है नहीं, हानि नहीं, क्या है? लाभ। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या होता है? लाभ, क्योंकि फर्म को आहरण पर ब्याज मिलता है। अगला, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर क्या लिखा? साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। ऋण पहले आना चाहिए और फिर पर बाद में ना, तो ऋण पर ब्याज दिया जाता है। कितना दिया जाता है हमने आपको बताया, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखेंगे आप, यहां पर आंसर आपका क्या है? 6%, लेकिन
यदि यहां पर एक ऑप्शन और आ जाता कि इनमें से कोई नहीं, तो फिर आंसर इनमें से कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 6%, 6% वार्षिक नहीं लिखा है, यहां पर सिर्फ 6% लिखा है। तो अभी जो ऑप्शन दिए हैं इसके अनुसार आपका आंसर 6% ही रहेगा। लेकिन यदि हमने बोला एक ऑप्शन और होता कि इनमें से कोई नहीं, ठीक, तो फिर आंसर आपका लास्ट होता इनमें से कोई नहीं, ठीक, नन ऑफ दीज। अगला 14 क्वेश्चन, साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है, किया जाना है, मतलब उन्होंने बोला है कि साझेदारी संलेख तैयार किया जाना क्या है, आप अपनी इच्छा से करते हैं या कानून की साझेदारी संलेख में अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः ऐच्छिक है, क्या है, तो ये बताना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, अनिवार्य, अनिवार्य तो नहीं है, ऐच्छिक, अंशतः ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य और अंशतः ऐच्छिक। तो यहाँ पर साझेदारी संलेख बनाना क्या होता है, ऐच्छिक होता है, जबरदस्ती नहीं कि आपको बनाना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा, आप चाहे तो संलेख बना लो या फिर ना बनाए, ठीक, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है। तो साझेदारी संलेख बनाना क्या होता है, ऐच्छिक होता है, आप चाहें तो उसको बनाएं या फिर ना बनाएं। अगला, साझेदार का दायित्व, इन्हें बोला है साझेदार का दायित्व होता है, क्या होता है साझेदार का दायित्व, साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। क्यों असीमित होता है? कि साझेदारी फर्म में कितने का नुकसान होगा, कितनी हानि होगी, उनको नहीं मालूम, और जो भी हानि हो रही है तो साझेदारों को अपनी हानि की पूर्ति अपनी निजी संपत्तियां बेचकर भी करना पड़ता है। इसलिए साझेदारों की जो दायित्व होते हैं वो कैसे होते हैं, असीमित होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि भाई कितना पैसा लगेगा, ठीक है, हानि होने पर। इस वजह से तो यहाँ पर क्या आएगा, साझेदारों का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है। यदि उनको पता होता कि 10,000 रुपये देना है, हानि होगी तो उनको 10,000 देना पड़ेंगे, तो फिर वो कहलाता है सीमित। लेकिन यहाँ पता तो होता नहीं है, इसलिए फिर क्या कहलाएगा, असीमित दायित्व होता है। अगला, आहरण पर ब्याज, ऊपर अब भी हमने देखा फर्म की हानि, साझेदारों की आय, फर्म की आय, उपरोक्त में से कुछ नहीं या कोई नहीं। तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या होती है, आय होती है, या फर्म के लिए लाभ होता है। देखो ऊपर अपन ने देखा था ना, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है, लाभ, ऑप्शन में दिया था लाभ, तो लाभ, और आय, तो आय यहां पर आ जाएगी, ठीक। अब अगला, ख्याति, ख्याति क्या है, ख्याति अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति, स्थायी अमूर्त संपत्ति या दायित्व। तो ख्याति जो है वो स्थायी संपत्ति होती है, लेकिन अमूर्त आदर्श संपत्ति होती है। तो यहां पर क्या आएगा, देखो स्थायी मूर्त संपत्ति तो होगी नहीं, मूर्त संपत्ति मतलब क्या होती है, जिनका वास्तविक स्वरूप होता है, जिनको हम पकड़ सकें और देख सकें। और अमूर्त संपत्ति क्या होती है, जिनको ना हम पकड़ सके ना देख सके, जिनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता है। तो इस प्रकार से ख्याति आपकी कैसी संपत्ति है, स्थायी अमूर्त संपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, औसत लाभ की गणना के पूर्व वर्ष की हानियों को, मतलब औसत लाभ की आप गणना कर रहे हैं, तो यदि वर्ष की हानि है तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, या फिर कुछ नहीं करना है, या फिर 2 बार घटाते हैं, क्या करना पड़ता है। तो आपने देखा, हमने शायद पहले ही क्वेश्चन कराया था, जब हमने ख्याति की गणना की थी तो वहां पर औसत लाभ निकाला, तो शायद पहले ही क्वेश्चन था जिसमें 300 रुपए हानि के थे, तो हमने उसको घटाया था। क्या किया था अपन ने, घटाया था। तो क्या होता है, हानियां हैं उनको हम क्या करते हैं, घटाते, हानियां हैं उनको हम क्या करेंगे, घटाते, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सभी। यदि जिनने आपने सबने हमारी पूरी क्लासेस देखी हैं, फर्स्ट क्लास से लेके 14 क्लास तक, या पूरी देखी हैं, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आराम से इजीली बनेंगे। सब कुछ हमने आपको बताए, ये तो बनेंगे ही, साथ में आपको बोर्ड के क्वेश्चन भी जो आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी आराम से बनेंगे, ठीक, क्योंकि नियम से बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं जा सकते। आप नियम समझना सीखें, नियम को सीखें, फिर आप यदि कोई भी बुक करते हैं वो आपसे बनेगी, यदि आप नियम सीख जाते हैं। और यहाँ पर मेरा उद्देश्य पढ़ाने का कोई किताब नहीं है, सिर्फ आपको नियम, चैप्टर को समझाना, उसकी नियम समझाना, जिससे आप कुछ भी कर पाए।
जरूरी थोड़ा ना कि आपकी स्कूल में सिविल या आपकी कोचिंग में, दूसरी कोचिंग में या स्कूल में सिविल आर्ट की बुक ही चल रही होगी, जरूरी नहीं होता। इसलिए हम आपको सिर्फ क्या बता रहे हैं यहाँ पर, नियम। एक बुक को हमने बेस मान लिया जिससे हमारा कोर्स क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बाकी आपको यदि कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारी हर फर्स्ट स्लाइड में उसमें नंबर दिया होता है, मोबाइल नंबर, आप व्हाट्सएप पर भेजें, आपको बाकायदा बिल्कुल उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। चल आगे देखते हैं हम, आगे क्या हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मतलब सत्य और असत्य दिए हैं। सत्य और असत्य भी बड़ी अच्छी चीज है। मतलब यहाँ पर यदि कुछ गलत होता है तो हम आपसे सत्य भी पूछते हैं, उसका सही क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्या है देखो, सत्य, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार को दायित्व सीमित होता है। बोला साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व को नहीं है, ये क्या है, का। प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, सीमित। अब भी पिछले ही अपन ने क्वेश्चन किया है, यहां पर देखो ये टिक लगाया। साझेदारी में साझेदारों के दायित्व क्या होते हैं, असीमित होते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि साझेदारों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। ये लिख दिया ने सीमित। अब बताओ सही है कि गलत, सत्य है कि असत्य? तो ये क्या है, पूरा असत्य है भाई, कोई सही नहीं है इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक। दूसरा, साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज देना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। अब इनने क्या बोल दिया, पूंजी पर ब्याज देना आवश्यक है, तो ये तो असत्य है। यहां पर क्या है, असत्य आ जाएगा। अगला, साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम सदस्यों की संख्या कोई संख्या नहीं है। भाई ऐसा भी नहीं है, अपन ने पढ़ा हुआ था साझेदारों में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 2। अधिकतम कितने होने चाहिए, 50 सदस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो इन्होंने बोला है कि अधिकतम संख्या कोई संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संख्या है ना। चल, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है। अभी सभी गलत कराएंगे क्या ये लोग, बोल रहे हैं साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है। अब भी अपन ने पिछला विकल्प वाले में देखा है कि साझेदारी संलेख बनाना क्या है, ऐच्छिक है, ये लिखा है ऐच्छिक है। बोल रहे हैं कि संलेख बनाना क्या है, अनिवार्य है। गलत है भाई, ये भी असत्य है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। और ये सब आ चुके हैं बोर्ड में ना, आगे देखेंगे। सॉरी, ये भी हो गया। साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। मैंने बोला साझेदारी फर्म का पंजीयन जो है वो अनिवार्य नहीं, ये सही क्या है, साझेदारी फर्म का पंजीयन जो है वो अनिवार्य नहीं है। चल, सत्य है। अगला, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त के लिए हमने बताया था जिसको हम छू ना सके, पकड़ ना सके और ना ही देख सके। तो ख्याति को ना तो हम छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम जो इतनी फेमस है, उसका क्या आप नाम छू के पकड़ के देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। तो ख्याति अमूर्त संपत्ति होती है, उसको हम ना छू सकते ना पकड़ सकते। तो क्या लिखा है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, यह सही है, सत्य है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। तो अब भी हमने यहां पर देखा हुआ है, क्या है भाई, देखो ये लिखा है ख्याति जो है स्थायी अमूर्त संपत्ति है। तो यहां पर स्थायी भी आ गया और अमूर्त भी आ गया, मतलब ये भी सही है। ठीक, ये भी क्या आ जाएगा आपका, सही। ख्याति क्या है, स्थायी संपत्ति है। तो अभी ऊपर देखो बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू, असत्य असत्य, अब यहाँ पर सत्य आने लगे। तो ऐसा पेपर हॉल में नहीं होता है कि आप पेपर हॉल में सोचे कि ऐसा हो जाएगा। ठीक, आपको पढ़ के ही आंसर देना पड़ेगा। अगला, साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, यह सही है। ठीक है, साझेदारी फर्म में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ही लागू होता है, ये बात सही, सत्य है। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। तो कल ही हमने देखा था, कल की क्लास में, कि ख्याति क्या है, एक विक्रय योग्य संपत्ति है। मतलब यदि ख्याति किसकी, बिल्ली के स्वभाव की है, तो वह व्यापार से जुड़ी होती है, उसको हम व्यापार के साथ
बेच सकते हैं, अलग से नहीं बेच सकते, व्यापार के साथ में उसको हम बेच सकते हैं। और यदि ख्याति कुत्ते की स्वभाव की है तो फिर उसको हम व्यापार से अलग नहीं बेच सकते हैं। मतलब आप सोचो कि व्यापार के साथ कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति हम बेच दें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यापारी हटा तो वहां के ग्राहक भी हट जाते हैं। तो कुत्ते की स्वभाव की ख्याति तो हम उसको व्यापार के साथ नहीं बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें लिखा हुआ ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। तो यहां पर हम यस कर देंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने क्या दिया था विद्वानों ने कि ख्याति को हम बेच सकते हैं, अन्य संपत्तियों की तरह बेचा जा सकता है यदि वह व्यापार के साथ जुड़ी हुई है, बिल्ली के स्वभाव की है तो। चल आगे। तो यहां पर आज आपकी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करते हैं कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। यदि आपको कोई इस चैप्टर में डाउट होता है, कोई आपको समस्या आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर नंबर 9340888674 पर आप हमें मैसेज करेंगे, जिसका रिप्लाई हम आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू। बाकी हम कल देखते हैं अगली क्लास में। कल आप देखेंगे कि आपका नया साझेदारी का नया चैप्टर सेकंड पार्ट इसमें चालू होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना कि आप क्लास समय पर देखें। थैंक यू।